जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाने वाली यूपी राजस्व लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन दिनांक 5/1/2022 को जारी कर दिया गया है। क्या है नोटिफिकेशन में, किस प्रकार फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल एनालिसिस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ। स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो चलिए क्या क्या आया है नोटिफिकेशन पूरा जान लेते हैं डिटेल, कितने पदों के लिए है वैकेंसी। ठीक, लेखपाल के लिए आ चुकी है वैकेंसी। तो दोस्तों जुड़ जाते हैं, चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश द्वारा ये राजस्व लेखपाल के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो एक्चुअली कहा जाए तो राजस्व लेखपाल के लिए नहीं है ये। क्या किसके लिए है ये अभी हम जान जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो पूरा का पूरा चुनाव को देखते हुए जारी किया गया है। दोस्तों जल्दी से जल्दी आचार संहिता ना लागू हो जाए। 5 तारीख के बाद, जैसे चुनाव आयोग ने कहा था कि कभी भी डेट का ऐलान कर सकते हैं, तो आचार संहिता ना लग जाए, इसीलिए इसके पहले ही लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन एक्चुअली में ये लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, क्योंकि अभी उसमें जो पेड से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसको डिसाइड नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। ठीक, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम कि कैसे तैयारी किया जाए इसके, और क्या क्या विषय वस्तु जो है आप हम लोग से दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों एक बार हम रीड कर लेते हैं अपना क्या है नोटिफिकेशन उसके बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022। ठीक, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा। ठीक है दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं। ठीक, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है आपका 7 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद दिया आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों 28 जनवरी रखा गया है। टोटल लगभग 20 दिन का समय है आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। ठीक, और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है 4/2/2022 तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये है महत्वपूर्ण तिथि। अब यहाँ पे एक विशेष कथन दिया गया है, उसको देख लेते हैं क्या है ये कथन। तो कह रहा है उपरोक्त विज्ञापन सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन फीस स्वीकार नहीं होंगे। 28 तारीख के बाद कोई भी फीस स्वीकार नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आवेदन आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर ली जाता। तब तक आप दोस्तों प्रिंट आउट नहीं निकल पाएंगे जब तक आपका समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता, मतलब बैंक में फीस नहीं सबमिट हो जाती, तब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिवस के अंदर अर्थात 4 तारीख तक 4/2/2022 तक अनिवार्य रूप तक करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकता है। मतलब संशोधन डेट जो दिया है, और मान लीजिए चालान के थ्रू आप जो बना रहे हैं तो उसको डिटेल पैसा सबमिट करने में टाइम लगता है। चालान के थ्रू अगर करते हैं तो उसको आप 4 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद उसमें संशोधन भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये विशेष कथन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक, तो ये दिया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या, ये राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन टोटल वैकेंसी देखिए 8,085 राजस्व लेखपाल पदों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, ये है मेन टोटल यहाँ पे दे दिया है कितनी वैकेंसी है राजस्व लेखपाल की, तो 8,085 टोटल वैकेंसी हैं। ठीक, पहले ये पेपरों में प्रकाशित था कि लगभग जो वैकेंसी आएंगी वो 7,896 पदों की वैकेंसी आने वाली है। तो लेकिन पद यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पद की वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है। टोटल 8,085 पद के लिए आपका आवेदन लिया जा रहा है। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये दे दिया है ना कि कौन कौन से लोग भरेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग उनके
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी पेट के 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है, वैध स्कोर कार्ड। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है, ये तो पहले से ही सबको विदित था कि जो पेट पेपर हुआ है उसके बाद ही जो एलिजिबल है, जो मतलब फॉर्म दिया है, पेपर दिया है, वही केवल राजस्व लेखपाल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये तो पहले से विदित था, इसमें कुछ नया नहीं है। परंतु अब देखिए ये नया चीज़ है, नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि परंतु यह जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं के आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधित अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम और निर्णय के अधीन होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये इस नोटिफिकेशन का ये पैराग्राफ है। इसमें ये कह रहा है कि वे सभी बच्चे जो पेट में वैध स्कोर लाए हैं, पेट दिए हुए हैं, वो इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो ऑनलाइन प्रक्रिया 7 तारीख से चालू हो रही है उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से लोग लेखपाल परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं तथा कौन से लोग जो अन्य परीक्षाएं आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं, UPSSC द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाएंगी, उनमें बैठेंगे। तो यानी सबके लिए है, जो बच्चे पेट की पेपर दे रखे हैं, दिए हैं, वो सारे इस नोटिफिकेशन के थ्रू आवेदन कर सकते हैं 7 तारीख से 28 तारीख के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑनलाइन आवेदन की सूचना दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन ये निकल के आ रहा है यहाँ पे कि सभी लोग जो पेट में एलिजिबल थे वो भर के देंगे। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो लेखपाल के लिए अभी डिसाइड नहीं है। लेखपाल के लिए जो कट ऑफ पेट की डिसाइड की जाएगी वो अभी आयोग द्वारा तय नहीं की गई है, उसे अभी तय किया जाना बाकी है। तो मान के चलिए उसके बाद ही आपके लेखपाल के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं क्या कह रहा है नोटिफिकेशन, क्या कहना चाहता है UPSSC और क्या कहना चाहती है योगी सरकार। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो ये ऑनलाइन आवेदन जो है वो UPSSC.gov.in के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। ठीक, और ये आपको करना है। आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ ले और भली भांति समझ ले। विज्ञापन पद वंचित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताएँ धारित करते हैं। मतलब जिनके पास अर्हता जो दी गई है वैकेंसी के लिए वो होनी चाहिए, तभी वो भर सकते हैं फॉर्म, ये होना अनिवार्य है। ठीक, और आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं वो भी वही लोग भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या कहाँ से कहाँ पे जाना है आपको, कहाँ आवेदन प्रक्रिया के लिए। तो UPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ होम पेज में, वहाँ लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट में जाना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे डाउनलोड और व्यू हो सकता है। ठीक है, आवेदन वहाँ पे आएगा प्रोसेस करने के लिए। अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार में ही आवेदन पूरा भरा जाएगा, 2 बार नहीं कि एक बार पैसा जमा करिए फिर फाइनल सबमिट करिए। आप एक बार में लगातार भर सकते हैं पूरा फॉर्म। कैसा प्रोसीजर है ये मैं एक बार फॉर्म भर के डिटेल आपको दिखा दूंगा, वीडियो उसका भी अपलोड कर दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है ना, क्या प्रोसीजर है कैसे। ठीक है, तो उसके बारे में टेंशन ना लें आप लोग, वो आवेदन हम करके बता देंगे कैसे आवेदन कहाँ से होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं आवेदन के लिए, उसको अब हम लोग देख लेते हैं आगे एडवर्टीजमेंट में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आवेदन जो होगा यहाँ पे 2 तरीके से हो जाएगा। ये आपका पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, उसी के थ्रू जो होगा आपका आवेदन होगा। तो यहाँ पे एक बार देखिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणिक हेतु 2 विकल्प दिए हैं। मतलब 2 तरीके से आप
लॉगिन कर सकते हैं पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर से। पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको, या फिर जो आप कैटेगरी डाले हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जन्म तिथि, लिंग और डोमिसाइल वो कैटेगरी में संबंधित विवरण भरकर या फिर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर दूसरा मोबाइल नंबर या OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपने जो पेट में एलिजिबल किया था उसमें आपका नाम, मतलब लॉगिन होने के बाद क्या होगा दोस्तों, पहला स्टेप दे रखा है इसमें सारा कैसे प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन करने की, पूरा ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो इसमें आपको जब लॉगिन हो जाएगा पेड रजिस्ट्रेशन नंबर से या फिर OTP से या फिर जो बेसिक जानकारी वहाँ पे मांगेगी उससे थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, लॉगिन करने के बाद आपका नाम, पिता का नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश मूल निवासी, श्रेणी कौन सा है, ठीक है, इस सारे जो होंगे, वैवाहिक स्थिति, संपर्क, जो मतलब आप डिटेल पेट में भर के डाले होंगे वो सारा दिख के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको बस एक ही चीज़ करना रहेगा वहाँ पे, जो यहाँ पे है प्रकाशित अनिवार्य आहारता, जो शैक्षिक आहारता है आपको, उसके लिए आपको यस या नो विकल्प का चयन करना होगा। तदुपरांत बोर्ड, संस्था, विद्यालय का, विश्वविद्यालय का नाम डालना होगा, उत्तीर्ण करने का वर्ष, ठीक, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, ठीक, जो डिटेल मांगेगा वो सब भरना होगा। दोस्तों मैं एक बार खुद इस कैसे फॉर्म भरना है पूरा उस पर वीडियो बनाकर आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। आज तो नहीं, कल परसों में पक्का आपको एक बार वीडियो मिल जाएगा कैसे भरेंगे फॉर्म। ठीक, आर्थ संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, मतलब ये बेसिक डिटेल चाहिए ही चाहिए। इसमें क्या क्या है देख लीजिए एक बार फिर से। तो बोर्ड, संस्था का नाम चाहिए, कौन सा जो आप आहारता आपके पास है, शैक्षिक योग्यता, ठीक, किस विद्यालय किस संस्था से पास है उसके बारे में, उत्तीर्ण किस वर्ष में उत्तीर्ण है, सर्टिफिकेट का क्या नंबर है, रोल नंबर क्या है, ये सब चाहिए। ठीक, आहारता संबंधित प्रमाण जन का मतलब का प्रमाण पत्र को जारी किया गया है। ठीक, और प्राप्तांक संबंधित कितना प्राप्तांक है वो सब अंकित करना पड़ेगा। बस आहारता संबंधित डिटेल इसमें डालना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक, ये तो आवेदन करें, मतलब क्या आहारता है उसको पढ़ लें उसके बाद ही करें। ये कर अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा। ठीक, वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर सबमिट हो जाएगा। ठीक, आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर आप सहित आपको मिल जाएगा। तो उसको आप नोट करके रख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर वही पुराना वाला होगा, अगर पुराना करना होगा पुराना करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार मैं एक वैसे करके दिखाऊंगा क्या है। ठीक है, उसका डिटेल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अन्य विवरण देख लीजिए, मांगेगा उसमें जो मांगता है, कहाँ पेपर होगा क्या नहीं। ठीक, ये सब भी उसमें देना रहेगा। ठीक, उसके बाद डिक्लेरेशन पे साइन करना रहेगा। ठीक, फिर उसका प्रोसीड फॉर फी पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन एक साथ हो जाएगा। फाइनल पेमेंट करना रहेगा, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। तो ये दोस्तों ये पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया थी, कैसे क्या फॉर्म भरेंगे, तो क्या क्या स्टेप रहेंगे। ठीक, एक बार वैसे भी उस पर वीडियो में बनाऊंगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए फीस पे आते हैं, क्या फीस है क्या नहीं है। ठीक, कितना फीस लग रहा है उसको देख लेते हैं। तो फीस जो यहाँ पर लिखा है, फीस शुल्क जमा करने तथा आवेदन पत्र के अंतिम रूप से सबमिट करना। ठीक, इसके बारे में बताया गया यहाँ पे। तो दोस्तों जो फीस का भुगतान है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI ई चालान के माध्यम से होगा या फिर, ठीक है, ठीक है दोस्तों आपका। और फीस समय से भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करना होगा। ठीक, जनरेट होगी। ठीक, पेमेंट का विवरण अंकित होगा नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट और दाहिनी तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर बटन होगा, तो वो कर सकते हैं डाउनलोड वहाँ से एप्लीकेशन पूरा भरा हुआ, और जो आपका एक्नॉलेजमेंट प्रिंट उसको भी कर सकते हैं। ठीक, ये प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। किस प्रकार से मेथड दिया इसमें इतने में नोटिफिकेशन में कि किस तरह एप्लीकेशन जो है अप्लीकेंट जो है वो अपने पैसे का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कितना आवेदन शुल्क है, आवेदन फीस कितना है ऑनलाइन हेतु, श्रेणी निर्धारित फीस शुल्क। ठीक है, शुल्क कितना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए आवेदन फीस शुल्क है 000 और ऑनलाइन प्रक्रिया फीस 25 तो दोस्तों जैसे आवेदन फीस शुल्क जो 00 दिया है, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे विभिन्न पदों के लिए आप मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें जब सरकार जब आयोग जो है डिसाइड करेगा कि कौन से लोग किसके लिए एलिजिबल हैं, तब ये फीस आएगा आवेदन शुल्क। अगर मान लीजिए आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं,
ठीक। तो वहाँ के लिए फ़ीस आएगा बेसिकली 185 रुपीज़ ही होता है, ठीक, इतना आएगा। उसके बाद आप तब ऑनलाइन फिर से आवेदन करेंगे लेखपाल के लिए। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आनन फानन में ही जारी किया गया है कि आचार संहिता न लग जाए, तो उससे पहले हम लेखपाल की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जल्दी से जल्दी। अब ये तो डिसाइड है नहीं कि कितना पेड में स्टाफ है, कितने बच्चे एलिजिबल होंगे, कितने लोग को बुलाएंगे, ऐसा कुछ भी इस नोटिफिकेशन में तो फिलहाल अभी तक नहीं दिखा। ठीक है दोस्तों, केवल ये ऑनलाइन फीस जो ले रहे हैं 25-25 रुपये लग रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन आवेदन शुल्क लग रहा है बस। अब उसके बाद सारे वर्गों के लिए सेम है, ठीक, चाहे वो सामान्य हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित हो, ठीक, चाहे अनुसूचित जनजाति हो या विकलांग हो, तो सबके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो फीस लग रही है वो 25 रुपये लग रही है, ठीक। आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उन मूल श्रेणियों के अनुसार फीस शुल्क देय होगा, ठीक। सबके लिए सेम ही है, वही बात लिखी है, ठीक। और ये क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान के माध्यम से ही किया जाएगा और अन्य किसी प्रकार का नहीं हो सकता, अन्य किसी माध्यम से निर्धारित फीस शुल्क जमा भुगतान नहीं किया जा सकता, ठीक। इन्हीं माध्यमों से चालान के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान से ही फीस जमा किया जा सकता है। और अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक उनके द्वारा फीस शुल्क भुगतान कार्य पूर्ण नहीं की जाती। तो दोस्तों जब तक आप शुल्क भुगतान पूर्ण नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा कि आपने सबमिट किया है कि नहीं किया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या लिख रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। देखिए दोस्तों, अब अलग से जैसे वही बात जो ऊपर मैंने बोली कि अगर लेखपाल के लिए हैं तो उसके लिए अलग से फीस करेंगे, और उसके बाद अगर अन्य जैसे निकलता है पर्यवेक्षक, गणना पर्यवेक्षक के लिए निकलता है, अन्य वैकेंसी वीडियो के लिए जैसे निकलती हैं, तो उसके लिए भी अलग से जो शुल्क दे होगा वो दे होगा, ठीक। यहाँ पे लिखा है परीक्षा फीस शुल्क। ये देखिए दोस्तों, परीक्षा फीस शुल्क अभी तो केवल ऑनलाइन प्रक्रिया में ही ले रहे हैं लोग, मतलब कुल मिला के फुद्दू काटने वाला काम किए हैं लोग। कुछ भी कहिए कि लेखपाल की वैकेंसी आ गई, आप भरिए भरिए, सब बच्चे भरिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिंपल आप बात ये जान लीजिए कि ये बस आनन फानन में किया गया है चुनाव को देखते हुए, सिंपल से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी तक तो यही लगा, इससे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। फॉर्म और प्रिंट आउट लेना तो सिंपल है, आप फॉर्म भरिए, उसके बाद लास्ट प्रिंट आउट ले लीजिए कैसे निकलता है, ठीक। यहाँ नोट पढ़ लेते हैं एक बार। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित तिथियों तक अवश्य सुनिश्चित कर लें, ठीक है दोस्तों। अंतिम डेट तक आप ज़रूर सुनिश्चित कर लें, ठीक है दोस्तों। और ये जो चालान के थ्रू है, ये दोस्तों ये मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा कि कैसे जो पेमेंट का, कैसे जो चालान के थ्रू कर रहे हैं लोग, तो कैसे क्या है, ठीक। उसके बारे में जब वीडियो में बनाऊंगा वो कैसे फॉर्म भरना है तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन तो वही दोस्तों है, फीस एक बार शुल्क जमा कर दीजिए, ठीक। आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना, ठीक। कैसे करेंगे, वो एप्लीकेंट सेगमेंट में जाएंगे, ठीक। वहाँ पे एप्लीकेशन डाटाबेस डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पेड रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेंगे, लॉगिन पर मॉडिफाई एप्लीकेशन पे जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद तुरंत रजिस्टर मोबाइल पे ईमेल पे OTP जाएगा, OTP डालिए, OTP डालने के बाद आपका फॉर्म प्रदर्शित होगा, उसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं आप, अगर गलती हुआ है तो आप क्या क्या देख लीजिए एक बार, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। नाम में वर्तनी की गलती, ठीक। अगर नाम आप में वर्तनी कुछ मात्रा उतरा गलती डाल दिए हों तो उसकी शुद्धि कर सकते हैं। पिता के नाम के वर्तनी की गलती, पता पत्राचार का अपना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि EWSM क्षैतिज DFF, एक्स सर्विसमैन मतलब फिजिकल हैंडीकैप है, इसके बारे में आप संशोधन कर सकते हैं। जाति का संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, जेंडर अगर आपने गलती से मेल का फीमेल, फीमेल का मेल डाल दिया है तो भी वो चेंज कर सकते हैं, ठीक। और फिर अगला है आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अहर्ता संबंधित दर्ज किया गया विवरण, ठीक। और भी अन्य जो अहर्ता संबंधित विवरण जो दर्ज किए हैं उसमें मान लीजिए मार्क को दर्ज करने में तिथि गलत हो गई हो तो उसको भी संशोधन आप कर सकते हैं, ठीक।
अगला पॉइंट क्या करा, आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन अंतिम तिथि जो है वही दिखाया 4/2/2022 तक अनुमान्य है। ठीक है दोस्तों, तो 4 तारीख तक आप इसमें संशोधित कर सकते हैं। 4 फरवरी के बाद इसमें संशोधन नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं मेन पदों के विवरण। कितना पद निकला है राजस्व लेखपाल में, उसके विवरण को देखते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक, सारणी 1 में दिया गया है कितने हैं वैकेंसी, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो विभाग का नाम राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक, पद का नाम लेखपाल, लेखपाल के लिए है। वेतन ग्रेड दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 5200 से 20,000 ग्रेड वेतन। ठीक, 2000 ग्रेड वेतन 2000, और ये ग्रेड पे जो है आपका 2000 होगा। ठीक, और वेतनमान आपका 5200 से 20,000 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 1 जुलाई 2021 को आयु दिया है। आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। कब दोस्तों, तो डेट है आपका 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 तक आपकी आयु मांगी गई है, मतलब पिछले साल तक ही आयु मान्य है। अगर अब आपकी आयु इस डेट को अगर आयु आपकी 18 से कम है या फिर 40 से ज़्यादा है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं दोस्तों। देख लीजिए, आयु संबंधित आहार था, क्या है आयु संबंधित, 18 से 40। ठीक, अब देखते हैं कुल कितने पद हैं। आरक्षित सामान्य के लिए जो है टोटल पोस्ट दोस्तों 3271 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए जो है, जनरल के लिए, ठीक, एससी के लिए आपका 1690 पद हैं। ठीक, अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए आपका 152 पद है टोटल, और ओबीसी के लिए आपका दोस्तों 2174 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पद टोटल यहाँ पे 8085 पद हैं। ठीक, और ये देखिए कौन से लोग अभियुक्त कौन कौन होंगे पेपर में बैठने के लिए, तो अस्थाई और अस्थाई, मतलब कि यूपी से और यूपी के बाहर भी जो लोग हैं जिन्होंने पेट दे रखा है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल आपकी थी वैकेंसी। ठीक, वैकेंसी किस में कितने पद हैं, तो जनरल में आपका 3271 पद हैं, एससी के लिए 1690, एसटी के लिए 152, ओबीसी के लिए 2174 पद, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 798 पद। तो टोटल ये वैकेंसी डिटेल है दोस्तों। और ये आपका 1 जुलाई 2021 आपका आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए कौन कौन एलिजिबल है लेखपाल के लिए, ये थे उसका क्राइटेरिया। ठीक, और सिंपल इसमें वही लिखा गया है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 4.1 ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित नियम 4(3) में उल्लिखित है कि लेखपाल का संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी का मंडलवार जो जारी की गई हैं, ठीक, और मंडल जितने मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में 7 मंडल है ना, सॉरी 7 निकल गए दोस्तों, कुल 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो टोटल 18 मंडल है, उसके हिसाब से ही आपके लेखपाल संवर्ग में आवंटन होगा, सदस्यों संख्या का आवंटन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उपयुक्त रिक्त पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। ठीक, एक ही आवेदन करना है उपयुक्त पद के लिए। जैसे मान लीजिए अभी तो आप जो आवेदन कर रहे हैं वो जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ठीक, उसके लिए आवेदन कर रहे हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विभिन्न मुख्य परीक्षा आयोजित किए जाएंगी विभिन्न, ठीक, चाहे वो राजस्व लेखपाल के लिए हो, वीडियो के लिए हो, गणना पर्यवेक्षक या अन्य परीक्षाएं जो लागू यूपी ट्रिपल एससी आयोजित की जाती है, तो उसके लिए अभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, करेंगे। फिर उसके बाद जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितने लोग लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं, कितने लोग अन्य परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हैं। उस हिसाब से वो पेट के लिए निर्धारित नंबर करेगी, फिर आप उसमें आवेदन करेंगे, या चाहे वो लेखपाल के लिए आवेदन करें चाहे वो
आप अन्य परीक्षाओं के लिए आवेदन करें। तो ठीक है, तो उसके लिए केवल एक ही आवेदन करना है। ठीक, उपयुक्त रिक्त पद के लिए एक आवेदन। ये नहीं कि मान लीजिए इसमें एक बार फार्म भरे, 2-3 बार नहीं, एक ही बार भरना है। ठीक है दोस्तों, आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य आहर्ताएं अवश्य पढ़ लें। ठीक, और तथा ये सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु आवश्यक अनिवार्य आहर्ता शैक्षिक आहर्ता धारित करते हैं तथा उपयुक्त सारणी में पद सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आहर्ता भी ध्यान देनी है और आयु को भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तथा संबंधित शैक्षिक आहर्ता धारित ऑक्यूपेशन यस या नो का अनिवार्य करना है। ठीक, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको शैक्षणिक अर्हता का डिटेल देना है, नहीं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, उपयुक्त सारणी में उल्लिखित कुछ श्रेणीवार घट या बढ़ सकती हैं। तो उपयुक्त सारणी में जो उल्लिखित रिक्तियां हैं उनमें कुल श्रेणीवार घट या बढ़ सकती हैं। मतलब कुछ संख्या जो है, जो वैकेंसी की, वो कम या ज़्यादा और भी हो सकती है। वो पूरा का पूरा आयोग पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, कितना आएगा। अब आरक्षण क्षैतिज आरक्षण देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोस्तों किस में कितना मिल रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो लेखपाल के लिए, ठीक है, नंबर 1 जो है स्वतंत्रता सेनानी को आश्रित जो है, ठीक, उनके लिए 149 पद आरक्षित किए गए हैं दोस्तों। जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके घर से जो बिलोंग करते हैं, उनके आश्रित जो हैं, उनके लिए 149 पद। ठीक, दृष्टिहीन और कम दृष्टिहीनता, मतलब दृष्टिहीनता के लिए एलिजिबल 0, मतलब दृष्टिहीन नहीं चाहिए। विकलांगता जो विकलांगता की श्रेणी में दृष्टिहीन नहीं चाहिए। इसमें बाधित और श्रवण शक्ति में ह्रास, जो लोग सुनने में दिव्यांग हैं, उनके लिए 102 पद का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया दोस्तों। ठीक, फिर अन्य यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है, प्रमस्तिष्क अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण सहित ये सब सारे दोस्तों जो है वो विकलांगताएं की श्रेणियाँ हैं। उसके लिए 122 और फिर अन्य है उसके लिए 85। ठीक, मतलब टोटल अगर आप देखें तो विकलांगता के लिए जो आपकी रखी गई है वो आपका 102 + 122 और ये 85। तो ये टोटल आपका दोस्तों हो जाएगा 309 पद। 309 पद विकलांगता के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक, और उसके बाद महिलाओं के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, सीट जो रखी गई है, ठीक, वो है 1604 महिलाएं भर्ती होंगी। ठीक है, अब जो अगला देखते हैं सैन्य और भूतपूर्व सैनिक के लिए 387 दोस्तों, 387 टोटल भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मतलब यहाँ पे दिया गया है किस शासनादेश के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को। ठीक, और उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या मतलब ये दिया गया किस अधिनियम के तहत वैकेंसी में लिया जा रहा है। ठीक, उपयुक्त श्रेणी में विकलांगों के लिए ये दिया है किस अधिनियम, शासनाध्यादेश 2018। ठीक, उत्तर प्रदेश में जारी दिए हुए वैकेंसी कि किस शासन आदेश के तहत लिया जा रहा है। तो ये स्वतंत्रता से आश्रितों हेतु पदों का जो गणना उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 18/1/95 का 2/95 दिनांक 20/9/1997 एवं अद्यतन संशोधन में प्रावधानुसार की गई है। ठीक, और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1919 में जो किया गया है संशोधन, उसके अनुसार होगा। ठीक, इसी प्रकार विकलांगजनों के लिए है, इसी प्रकार अन्य है। और यहाँ पे देखते हैं अगला दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण जो दिया गया है, महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं का शासनादेश संख्या वाला दिनांक 26/2/1919 यथा संशोधित क्रमिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 39 इतना फला दिनांक जून 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा। ठीक, महिलाओं के लिए किस आरक्षण के लिए ये दिया है, और महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश इतना के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील इतना माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। ठीक, अभी चल रहा है, उसके जो अधीन हो जाएगा निर्णय, उसके हिसाब से किया जाएगा। अभी तो चल रहा है कोर्ट केस, तो उसमें उसके बाद होगा।
ऐसा लिखा है। तो उत्तर प्रदेश महिलाओं के अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में ही उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनमें संबंधित है। मान लीजिए महिला जो है ओबीसी की है तो टोटल उसी श्रेणी में उनका रखा जाएगा कि जिस श्रेणी में महिलाएं रहेंगी, लंबवत आरक्षण उसी में काउंट होगा। ये नहीं कि अलग से काउंट होगा महिलाओं के लिए आरक्षण। तो जिस श्रेणी में होंगे उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी, लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनमें वो संबंधित है। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो दोस्तों जो महिलाएं जो हैं विवाहित हो चुकी हैं या फिर नहीं विवाहित हुई, तो जो उनके घर मायके या मायके का कह लीजिए, जो जिनके पिता की तरफ से जो निवास प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, वही आप निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे जो पिता पक्ष से होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उपयुक्त श्रेणी में 1-2 श्रेणीवार पदों की संख्या संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार लंबवत एवं क्षैतिज रिक्तों पदों पर सूचना पर आधारित है। मतलब जो विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई हैं आयोग को, तो उसी के आधार पर ये जो ऊपर की श्रेणियां दी गई हैं, ठीक, और वैकेंसियां दी गई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आरक्षण की बात है। तो जो दोस्तों ये जो आरक्षण श्रेणी है वो समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त समेकित सूचना के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है दोस्तों, ये दिया है। आगे देखते हैं, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये भी दिया है। ठीक, अनिवार्य अर्हता, आप शैक्षिक योग्यता क्या देख लेते हैं दोस्तों लेखपाल के लिए। तो दोस्तों इसमें केवल नोटिफिकेशन में अभी तक तो हम लोग को केवल यही दिया गया है कि क्या कितनी वैकेंसी है, जो कि हम लोग पहले से अनुमान था कि इतनी के आसपास आएंगे ही, उसके आसपास वैकेंसी आई है, ये बताया गया। अब क्या शैक्षिक अर्हता दिया गया है वो भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों क्या है कि उपयुक्त सारणी एक मूल्यलिखित राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल रिक्त पदों पर चयन अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक एवं अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। तो दोस्तों अगर आप इंटर पास नहीं किए हैं तो इंटर पास कर जिस दिन अंतिम तिथि है, जैसे कि 28 तारीख है, ठीक, 28 तारीख दिया गया इसमें, तो 28 तारीख तक आप पास होना चाहिए। अन्य जो डिग्रियां आपके पास हैं वो 28/1/2022 से पहले आप तक आ जानी चाहिए, तो वही मान्य होंगी, अन्यथा वो डिग्री मान्य नहीं होगी। तो देखते हैं क्या है राजस्व लेखपाल के लिए। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मतलब ये होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपको इंटर पास न्यूनतम माना गया है, उसके ऊपर आप जो पास हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में उन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया हो वही लोग आहार्य रहेंगे इसके लिए। ठीक, और उसके बाद अधिमानी अर्हता मतलब अन्य अर्हता क्या है, अन्य बातों में समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने, ठीक, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। ठीक, दूसरा राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तो दोस्तों तो इसमें मतलब ये अर्हताएं तब लागू होंगी अगर 2 बंदे सेम नंबर आ जाता है परीक्षा जो आयोजित की जाएगी उसमें, या फिर किसी दशा में समान स्थिति में है, तो उन लोग की वरीयता पहले दी जाएगी जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो और राष्ट्रीय कैडेट बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो, तो उन लोग को पहले वरीयता दी जाएगी। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जिसको होती है वो डाल देगा ताकि उसको आगे चल के लाभ मिले और प्रेफरेंस मिले। ठीक, आयु सीमा देख लेते हैं दोस्तों, आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक, 1 जुलाई 2021 उसमें दिया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 2021 को, 1 जुलाई 2021 को। तो जुलाई 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा उत्तर प्रदेश सेवा भर्ती का 10वां संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष हो। ठीक, तो 40 वर्षों वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष की अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। तो दोस्तों जिस श्रेणी के लिए जितनी
आयु सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, मतलब की गई कि इनको इतनी आयु में छूट मिलेगी, उतनी आयु में छूट दी जाएगी। ठीक ठीक। अब देखते हैं जो और ये देखते हैं जो दोस्त खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो खिलाड़ी जो हैं उनको 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ठीक ठीक। ये इसमें ये कह रहा है कि विभिन्न जातियों द्वारा जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है उतने वर्ष की जाति के आधार पर दी जाएगी। जो कुशल खिलाड़ी हैं उनको 5 वर्ष की दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक में है जो है 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक, 3 वर्ष की छूट उस पर दी जाएगी। ठीक, अगर मान लीजिए आपने 10 साल ड्यूटी किया है, ठीक, उसमें से आपकी वास्तविक आयु जो होगी, ठीक, उसमें से आपका उतना माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, जितने साल आपने सेवा किया है सैनिक में उतना माइनस करने के बाद जितना आएगा, अगर आप उसके अंदर आ जाते हैं, 45 वर्ष आ रहा है, ठीक, तो भी नहीं हो रहा है। अगर 40 वर्ष के अंदर आ जाता है इसमें +3 कर दीजिएगा। ठीक है, 40 + 3 मान लीजिए +3 तो 43, यानी 43 हो जा रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर इससे ज़्यादा होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे लोग को लिए भी एलिजिबल है। ठीक, अब आज विकलांगजनों के लिए जो है 15 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। ठीक ठीक। अगला आरक्षण देख लेते हैं दोस्तों। आरक्षण तो ऊपर डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। जो आरक्षण श्रेणी है उसके लिए आपको संबंधित प्रमाण पत्र जो है वो जो आवेदन तिथि तक अथवा विज्ञापन के अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, ठीक, अवश्य प्राप्त कर लें। ठीक, जो आपको आरक्षण संबंधित आयु संबंधित जो छूट मिल रही है दोस्तों ना, उसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आप आवेदन की तिथि तक, ठीक, आवेदन की तिथि जिनसे जैसे भूतपूर्व सैनिक है जिनके लिए जो भी सर्टिफिकेट लगता है, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है वो आवेदन की अंतिम तिथि जो 28 तारीख है ना, 28/1/2022, ठीक, 2022, तो उसी तब तक वो कम से कम बनवा लें अपने, तो वही मान्य होगा, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। ठीक, उससे पहले का ही होना चाहिए आवेदन की तिथि है। ठीक, अगला देखते हैं चयन का आधार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी दोस्तों। तो विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2000 उत्तर प्रदेश शासन अधिसूचना संख्या फला को दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती नियमावली में 2017 व उत्तर प्रदेश शासन की ग्रामीण योजना फला के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये दिया है कौन कौन सी नियमावली के तहत आपका चयन किया जाएगा, तो पूरा नियमावली दिया है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं क्या 10वां पॉइंट क्या कह रहा है, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम तो हमने लेखपाल का पहले ही देख रखा है, वही पाठ्यक्रम सेम टू सेम उठा के दे दिया है। समयावधि 2 घंटे की होगी, 100 कुल प्रश्न होंगे, ठीक, बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, ये दोस्तों जो पाठ्यक्रम है वो हमने बहुत पहले ही आयोग ने जारी कर दिया था, उसमें हमने एक वीडियो बना रखा है, ऊपर देख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पाठ्यक्रम जो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इस पाठ्यक्रम के अनुसार हमने तैयारी भी शुरू कर दी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित वीडियो लगातार हिंदी से संबंधित हमने वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं, डाल भी रहे हैं। ठीक, केवल लेखपाल के पर्पज़ से ही वीडियो डाले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने वैकेंसियों के लिए मेन ये जो टॉपिक हम लोग डाल रहे हैं वीडियो, वो आपका मेन जो है विगत परीक्षा जो लेखपाल की आयोजित की गई थी तो उसमें परीक्षाओं के आधार पर किया गया था। ये दोस्तों उस जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर हम लोग वीडियो का क्रम डिसाइड किया हुआ है और उसमें डाल रहे हैं। तब तक हमने 4 वीडियो लगभग डाल चुके हैं, उनको आप देख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों समान हिंदी के बाद अब हम उसके बाद जो आएंगे, जो अपना चौथा सेगमेंट है ग्राम समाज एवं विकास, उस पर भी देंगे। और बीच बीच में हम मैथ के भी कुछ वीडियो डालते रहेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो यानी नोटिफिकेशन तक
नोटिफिकेशन तक फॉर्म भर लीजिए आप दोस्तों। उस हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा जो ये वीडियो जो वीडियो विषय वस्तु हम लोग दे रहे हैं लेखपाल से संबंधित वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया जाए और पूरे टॉपिक जो जो दिए हर एक टॉपिक पे एक वीडियो आपको ज़रूर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी जो हो वो सुलभ हो, जल्द से जल्द हम इस पर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। लिखित परीक्षा संबंध में विशेष नोट दिया है कि पढ़ लेते हैं इसको एक बार। यदि विज्ञापित पदों में प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापनों के सापेक्ष प्रारंभिक आर्हता 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित किया जाता है तो अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया यहाँ पे। पहले जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें आयोग द्वारा ये की गई थी कि कहा गया था कि परीक्षा जो आयोजन जो होगा वो एक ही शिफ्ट में किया जाएगा। अब यहाँ पे आयोग ने नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया है और यहाँ पे ये कह रहा जा रहा है कि अगर अभ्यर्थियों जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे संख्या अधिक होने पर जो है ठीक एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता तो और अधिक शिफ्टों में आयोजित किया जा सकता है पेपर। तो यानी एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। दोस्तों ठीक, ये महत्वपूर्ण एक अपडेट निकल के आया है कि जो पेपर होगा लिखित परीक्षा जो होगी उसका आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जा सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं और जो कट ऑफ वो डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से अधिक बच्चों का आवेदन आता है। तो ये तो पूरा उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये लोग डिसाइड करेंगे, क्या कट ऑफ रखेंगे कि ज़्यादा लोग हो जाएं। तो ऐसे भाई ऐसा ही कट ऑफ रखिए ना कि एक ही शिफ्ट में पेपर अगर आयोजित करना चाहें तो करा सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं सब। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश देख लेते हैं। उत्तर आरक्षित अभ्यर्थी आवेदन अपनी श्रेणी में अवश्य करें। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण है, आवेदन अपनी श्रेणी में करें। ठीक, एक से अधिक आरक्षित दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही छूट दी जाएगी जो अत्यधिक लाभकारी होगी, अनुमान्य है। तो मतलब कि जो एक से अधिक पे दावा कर रहे हैं कि नहीं हम इस कैटेगरी में भी हैं, इस कैटेगरी में, तो जो सबसे अधिक लाभप्रद होगा उसी में दिया जाएगा आपको भैया आरक्षण, और दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक, क्या कह रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगजन को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। जो अन्य अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे बच्चों दोस्तों वो भैया जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। ये है। ठीक, उत्तर प्रदेश वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ी एवं भूतपूर्व सैनिक जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके हों, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधि निर्धारित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा यथा निर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग खिलाड़ी उड़ाली हैं वो अपना सर्टिफिकेट जो है ना निर्धारित प्रारूप जो दिया है उस समक्ष अधिकारी से मुहर थप्पा उप्पा लगवा के ला सकते हैं और उसमें फॉर्म वॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अगर एलिजिबल हैं तो। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जैसे स्थिति हो कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं अथवा उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश का निवासी हो। दोस्तों जो श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए को आरक्षण लाभ अनुमान्य होगा। ऐसे महिला अभ्यर्थी जो जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है मान्य न होगा, अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता के पक्ष के आधार पर ही अनुमान्य होगा।
मतलब कि ये नहीं कि शादी कर ली हैं और दूसरी कास्ट में चली गई हैं तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर आपका दूसरे वर्ग के महिला हैं तो आप पिता की तरफ से ही जो लगाएंगी, जो पिताजी की कॉस्ट मानी जाती है वो उस पर ही आरक्षण आपको मिलेगा महिलाओं का। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आने वाले व्यक्ति पुत्री, सेम चीज़ है ओबीसी के लिए। ठीक, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए वैसे ही ओबीसी के लिए भी है। ठीक, ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा यथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा ठीक अधिनियम 1993 यथा संशोधन अनुक्रम में जारी शासन के अनुरूप ही है। मतलब जो ये अधिनियम के अनुरूप जो एक प्रोफार्मा जो होगा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, ठीक, कि हाँ ये सुनिश्चित करता है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों पर आश्रित हैं, तो इस प्रोफार्मे के अनुसार ही होना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लें आप लोग। ठीक, ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं उनके लिए जो है प्रॉपर होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट माने 2008 दिनांक 8 फरवरी निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए। ठीक, जो व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। मतलब जो भी किसी सरकारी संस्था में कार्य कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, ठीक, उसमें अपना जो सेवा आयोजक है उनसे आप आपत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। ठीक, मांगे जाने पर उसको देना पड़ेगा आपको। ठीक, अगला देखते हैं। राज्याधीन सेवा के कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के अनुसार अधिनियम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। जो राज्य सेवा अधिनियम में कर्मचारी जो कार्यरत है ना, उनको भी छूट दी जाएगी 5 साल की। और जो भी वो निर्णय होगा वो आयोग का अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। ठीक है, और किसी प्रकार का निर्णय कोई मान्य नहीं होगा। ये भी वही है, वह तो स्थिति में जिसमें है उसी में ये जो 12.13 कह रहा है, इसके अनुसार जो महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं का शासन आदेश है, इतना दिनांक को विहित अनुसार आरक्षण मान्य होंगे। ठीक, सेम ऊपर जो आरक्षण श्रेणी बताई है वही बताया गया है इसमें भी। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में प्रमाण पत्र अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगा। जो हाई स्कूल में जो जन्मतिथि मान्य है वही जन्मतिथि आपकी मान्य होगी, दूसरी कोई जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। ठीक, आयु शैक्षणिक योग्यता पुष्टि अंक प्रमाण पत्र उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। ठीक, जो आप भरेंगे डॉक्यूमेंट उसका फोटोकॉपी मांगे जाने पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक, स्वप्रमाणित परीक्षा की तिथि समय केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी की दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है होगा। इस संबंध में आवश्यकता पत्राचार न करें, फालतू में आयोग में डिस्टर्ब न करें, ये कहना चाह रहा है आयोग कि भैया जहाँ पे हम कर दिए वहीं पर आप पेपर दीजिए। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करें। अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। गलत मिथ्या सूचना अगर आप देते हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जाएगा, अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र को गलत तथ्य दोस्तों नहीं देना है। ठीक है, सिंपल यही कह रहा है। और ये क्या है, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई है, वह अर्ह नहीं था अथवा उससे आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और ये नकल वकल अनुशासनहीनता दुर्व्यवहार अनुवांछित करने पर भी आप लोग को प्रतिवारित डीबार कर दिया जाएगा। आयोग से किसी अभ्यर्थी व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता। ठीक, सभी सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी, अतः परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जानी है कि विज्ञापन संबंधित सूचनाओं हेतु नियमावली रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। ठीक, और किसी प्रकार का कोई इम्पोर्टेंट
ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है तो दूरभाष नंबर इतना नोट कर लीजिए। ठीक, और आवेदन की वेबसाइट के माध्यम से कठिनाई की समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। जो अंतिम बार आप सबमिट करेंगे वही आवेदन मान्य होगा। ठीक, अभ्यर्थी आवेदन संशोधन अंतिम तिथि तक अपने आवेदन को अनुबंध विवरणों को संशोधित कर सकता है। अंतिम तिथि तक आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं है। तो ये दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन था, और ये लास्ट में परिशिष्टि किया दिया है, मतलब जाति प्रमाण पत्र किस प्रारूप में होना चाहिए। ठीक, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र किस प्रारूप में होना चाहिए, ये सब प्रारूप दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश विकलांगों के लिए क्या प्रारूप है। ठीक, इसी प्रारूप में जो प्रारूप आपका ये जो मेंशन किया गया ना, इसी प्रारूप में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास। ठीक, यही कुशल खिलाड़ियों के लिए इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको प्रिंट आउट निकालिए, इस पर भरिए जो डाटा मांग रहा है। डाटा भरने के बाद संबंधित अधिकारी से मोहर लगवा के इसको वेरीफाई कराइए। ठीक है दोस्तों, तो वही मान्य होगा, वो भी अंतिम तिथि से पहले। जो अंतिम तिथि डिसाइड की गई है उससे पहले मुश्किल से 20 दिन का समय है दोस्तों, लग जाइए जो नहीं करें। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ये पूरा नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल से था। इतने दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे नोटिफिकेशन कब आएगा लेखपाल का नोटिफिकेशन आया भी तो केवल वही जानकारी दी गई है लेखपाल के बारे में जो हम लोग को पहले से मालूम थी। जैसे कि कितने टोटल पद हैं होंगे, और क्या आपके पेपर का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है, ये जानकारी हम लोग को पहले से मौजूद थी। लेकिन जो जानकारी हम लोग को चाहिए थी कि कितने कट ऑफ तक एलिजिबल है, वो जानकारी हम लोग को इस नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपका कि पेपर का आयोजन कब होगा, कब नहीं होगा, कब तक जो मेन परीक्षा कट ऑफ जारी किया जाएगा पेट के अनुसार, वो कब तक जारी किया जाएगा, और जो मुख्य परीक्षा होगा उसके लिए आवेदन हम लोग कब करेंगे लेखपाल के लिए। जो मुख्य परीक्षा होगा कट ऑफ डिसाइड होने के बाद कौन कौन से बच्चे आवेदन कर सकेंगे, ये भी बात हम लोग को पूरी क्लियर नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन आयोग द्वारा जारी किया गया है ना, वो केवल इसलिए जारी किया गया है ना कि चुनाव आयोग कहीं आचार संहिता न लागू कर दें। इससे पहले हम एक बार नोटिफिकेशन लेखपाल का निकाल देते हैं कि कह दिया जाएगा कि ये लेखपाल का ही नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन तो बेसिकली ये लेखपाल का नहीं कहा जाएगा, केवल वैकेंसी ही डिटेल बताया है, कब पेपर है, क्या है, नहीं होगा। ठीक, ये सब कुछ जानकारी दी नहीं गई, कितने बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन कौन से फॉर्म। तो सारे लोग एलिजिबल हैं भैया, इसमें सारे लोग फॉर्म भरें जो लोग पेट में वैध स्कोर प्राप्त किए हैं। ठीक, वो सारे लोग आवेदन कर लें। अब कैसे आवेदन करना है पूरा हम एक बार वीडियोस पे बना के आपको साइट पे लोड कर लें यूट्यूब चैनल पे, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा कल परसों में। कल बेसिकली कल तक हम दे देंगे। ठीक, कल तो अभी नहीं, सॉरी 7 तारीख से चालू होगा ना, तो 7 तारीख के बाद ही दे पाएंगे। 7 तारीख से आवेदन चालू होगा तो 7 तारीख से बाद ही हम दे पाएंगे। ठीक, अभी तो 6, 7, 8 तारीख तो बेसिकली 7 तारीख को या दे देंगे तुरंत। 7 तारीख को शाम तक आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। ठीक, और दोस्तों ये तो हो गया नोटिफिकेशन। अब आते हैं हम, हमारा मेन एम तो नोटिफिकेशन चाहे जो भी हो, जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखिए पेपर कब आयोजन करते हैं, क्या करते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी दोस्तों जारी रखेंगे, और हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लेखपाल से जितनी संबंधित जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक, उनको हम लोग एक बार पूरा पेपर का डेट आने से पहले कि कब पेपर होना है, ठीक, उसके पहले हम लोग एक बार पूरा जितनी टॉपिक दी गई हैं सब पे एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दें, ताकि आप लोग की तैयारी में पूरी हेल्पफुल रहे। ठीक है दोस्तों, जब अब चूँकि नोटिफिकेशन आ गया तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया अब जल्दी ही होनी चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन जिस हिसाब से आया उस हिसाब से हमको लग नहीं रहा है कि लोग जल्दी करेंगे। फिर भी हमसे क्या करना है, हम लोग अपने तैयारी पे ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक हम लोग वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं, आप उन्हें देखिए, अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए सबसे पहले जाके, और हमारे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको वीडियो इसी तरह के मिलते रहें। साथ ही हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट जो है लेखपाल संबंधित, ठीक, उस पर हम लोग भेजते रहें।
तो दोस्तों हम लोग ने यही प्लानिंग किया है कि जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो समाज विकास से हो, हिंदी से हो, गणित से हो, सामान्य ज्ञान से हो, ठीक, तो भारत के संबंध, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है, तो सारे वीडियो जो है एक बार हम लोग अपलोड कर देंगे पेपर से पहले, डेट आने से पहले, इतना विश्वास है, क्योंकि अब डेट आने में टाइम है। तो डेट आने से पहले पूरा वीडियो हम लोग डालने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में उसके बाद डेट आता है जैसे ही, तो हम आपके रिस्पांस के अनुसार ही जो है प्रैक्टिस सेट पेपर भी कराने की सोचेंगे। तो दोस्तों जैसा ये तो जुड़ जाइए दोस्तों हम लोग के साथ, और तैयारी में अभी से लग जाइए। देखिए कब पेपर होता है, क्या होता है। अभी तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन आया है यूपीटीपीएससी के द्वारा। तो ज़रूर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो ये नोटिफिकेशन संबंधित वीडियो है आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। क्या है नोटिफिकेशन आप जान ही गए होंगे, क्या लेखपाल के लिए ज़रूरी हारता है, ट्रिपल सी हारता नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर ही था पहले से ही। तो ट्रिपल सी हारता है नहीं इसमें। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को हमारे। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।